हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि विधान सभा से आरओ एआरओ रिपोर्टर और तमाम पद जो हैं वो आ गए हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं बात करूँगा विधानसभा के आरओ एआरओ एग्ज़ाम के बारे में, जो उसका प्री है कि उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हम लोग पढ़ाई करें। क्योंकि आपको मालूम है कि आज 8 दिसंबर है, ठीक है। 8 दिसंबर है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मोटे मोटे तौर पे इस महीने में 23 दिन मान रहे हैं और आपको 7 दिन उधर आपके फॉर्म, मतलब 7 जनवरी तक आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है, तो अगर आप ये मान के चलें कि उधर 23 दिन, मतलब जैसे 7 को आपका फॉर्म डेट खत्म हुई, मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 30 को पड़ रहा है, 30 जनवरी को। क्योंकि आपको मालूम है कि विधान परिषद ने अपना एग्ज़ाम कितनी जल्दी कराया है, तो विधानसभा की पूरे चांसेस हैं कि ये लोग एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट सप्ताह में, आखिरी सप्ताह में, या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में ज़रूर करा लेंगे। ठीक है, अभी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे डाउटफुल ना रहिएगा, 10 जगह ना भटकिएगा, इसी के आसपास इसका एग्ज़ाम पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मोटे मोटे तौर पे 23 दिन इधर बचे हुए हैं, 22-23 दिन, और उधर अगर आप मान के चलें 20 दिन, तो आपके पास मोटे मोटे तौर पे 42 से 43 दिन बचे हुए हैं, 42 से 43 डेज। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपको अब यहाँ से जो भी पढ़ना है विधानसभा के आरओ एआरओ प्री एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो आपको सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग में पढ़ना है कि यार मेरे पास इतने दिन हैं, इसी में मुझे पढ़ना है। अभी आपको यहाँ पे मेंस की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप प्री ही नहीं निकाल पाए, जिसमें कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इतनी कम पोस्ट हैं, उसमें इतने बच्चे फॉर्म डालेंगे और अच्छे तेज बच्चे उसमें वहाँ पे बैठेंगे, और फिर बाकी एग्ज़ाम में किस लेवल का क्या होगा वो तो बात की बातें हैं। तो आपको वहाँ पे बेटर करना है, तो आपके पास एकदम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मेंस पे अभी आप इतना कोई खास फोकस ना करें, मेंस पे फोकस करेंगे और प्री ही नहीं निकला तो मेंस की पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं स्पेशली प्री को निकालने के लिए बात करूँगा। दूसरा एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो मेंस के लिए बता दूंगा, तो उसमें और ज़्यादा हॉलिस्टिक अप्रोच रहेगी, मेंस को टैकल कर कैसे किया जाए। यहाँ पे प्री को निकालने के लिए, प्री में आपने पेपर पैटर्न, मैंने आपको एक अपने जो वीडियो है, अगर आपने ना देखा हो तो देख लीजिए, मैंने उसमें पूरी डिटेल्स दे दी हैं कि क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, मतलब क्या उसमें आपकी अहर्ता वगैरह है, कौन डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है, तमाम चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी बता दी हैं, आपके काम की हैं, आप चाहें तो देख लीजिएगा। सुबह ही मैंने वीडियो डाला है। इस वीडियो में मैं बात करता हूँ कि प्री एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो इसमें आप देखिए, जैसे विधान परिषद का एग्जाम हुआ था सेम वैसे ही है। जीएस 50 नंबर की आएगी, 50 क्वेश्चन होंगे। हिंदी 50 नंबर की आएगी, 50 क्वेश्चन होंगे। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको 2 घंटा मिल रहा है, यानी कि 120 मिनट मिलेंगे, और क्वेश्चन आपके पास 100 ही हैं, और 100 ही नंबर का पेपर है। ठीक है, विधान परिषद का पेपर जिन लोगों ने दिया है, उन्होंने पेपर का स्टैंडर्ड या पेपर पूरा देखा होगा कि किन भागों से, किन पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जिन लोगों ने विधान परिषद का पेपर नहीं देखा है, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अगर विधानसभा का आरओ एआरओ का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो विधान परिषद का पेपर देख के जरूर जाएं। इसी तरह का पेपर आना है। अगर वो पेपर 20 था तो या तो विधानसभा का आरओ एआरओ का पेपर 19 आएगा या 21 आएगा, बट एकदम 15 और 25 वाला डिफरेंस नहीं होगा। तो आपको जो अपनी तैयारी करनी है प्री को जो निकालने की, वो आपको विधान परिषद का जो पेपर का स्टैंडर्ड था, जो लेवल था, उसको ध्यान में रख के करनी है। और यहाँ पे जो मैं आपको ये इस वीडियो में स्ट्रेटजी बताऊंगा, ये प्री को निकालने के लिए है, विधानसभा आरओ एआरओ। ये यहाँ पे मैं यूपीएससी आईएएस या आईपीएस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए रणनीति नहीं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई भी यार ऐसा कॉमेंट मत करना कि आप जो बता रहे हो ये तो अब आता नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ इतना करोगे, इतना कर लोगे, तो उसके बाद पेपर दे देना, आपको रिजल्ट ना मिले तब फिर कहना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यार क्या क्या आपका पूछा जाएगा प्री में। तो इसमें यार देखो, पहले बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में आपका 50 नंबर का आएगा, और इसमें 50 नंबर में आपके 5 टॉपिक पूछे जाएंगे, और इसमें आपका एक टॉपिक जो आपका आरओ एआरओ यूपीपीएससी में आता है वो नहीं पूछा जाएगा। वो कौन सा है? वो है आपका विशेषण और विशेष्य। ये आपका इसमें नहीं पूछा जाता है। बाकी जो 5 टॉपिक हैं आपके, जैसे आपका तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, या इसके अलावा आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, यानी कि जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, इसके अलावा विलोम शब्द हो गए, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। ठीक है, ये आपके 5 टॉपिक हैं, इनसे 50 नंबर का आता है। सबसे पहले इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये 50 नंबर सॉलिड कर लो। ठीक है, इसके लिए सबसे अच्छी तरीका ये है, मैंने आपको पहले भी एक दो बार बताया है, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए, चाहे आप हरदेव बारी जी की उठा लीजिए, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे जी की उठा लीजिए, चाहे एक और आती है स्टैंडर्ड बुक, वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों में से कोई भी आप एक मानक बुक ले करके उससे आप पढ़िए, जो भी ये टॉपिक्स हैं ये आप अच्छे से पढ़ जाइए, और जल्दी जल्दी पढ़िए। ये नहीं कि 20 दिन लिए बैठे हैं, तब तक तो निपट जाएंगे। एक हफ्ते में जल्दी से जल्दी ये टॉपिक जो है इनको ये पूरा पढ़िए, 2-2 बार रिवाइज़ करिए, और आपके दिमाग में बसना चाहिए चीज़ें, बार बार उसको मेमोराइज़ करिए, रिवाइज़ करिए। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है,
जल्दी जल्दी आप इसको तैयार करिए। ये आपका हिंदी में आपका मेजर सेक्शन कवर हो जाएगा, आपका नॉलेज बेस हिंदी में इन 5 टॉपिक्स तैयार हो जाएगा। जब आप इतना कर लें, जब आप ये मेन बुक एक कोई पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद ये एक मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, ये ठीक है, ये आपने देख ली है, ये घटना चक्र की बुक है, अच्छी खासी, ये थोड़ा सा मोटी वाली है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये घटना चक्र की जो किताब है इसको आप लीजिएगा, इसमें अच्छा कंटेंट दिया हुआ है और गलतियाँ भी नहीं है, आप इसको लेकर के इससे पढ़ जाइए, ठीक है। अगर आपने एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली और ये पढ़ ली तो आपका काम हो जाएगा। आपका 50 नंबर का जो विधानसभा का पेपर आएगा या आप विधान परिषद का पेपर उठा के देख लीजिएगा, आप पूरा 50 में से 50 सही कर ले जाएंगे, ठीक है। और ये उसके बाद में घटना चक्र का एक ये आता है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, आरओ का। तो इसमें जो भी प्री मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने सालों में वो दिए गए हैं। तो आपने जैसे एक मानक बुक पढ़ ली, उसके बाद में आपने घटना चक्र की वो मोटी वाली किताब पढ़ ली, फिर आप प्रैक्टिस इससे कर लीजिएगा, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 50 में से 50 नंबर यार कर ले जाओगे। इसके अलावा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और कुछ ना, तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बाकी आपको जो आप अच्छा लगे भाई अपने हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आपको देगी। बाकी किसी इंसान ने अगर 10 किताबें पढ़ी हैं और 10 में से 1 लाख क्वेश्चन रट लिए हैं तो 1 लाख क्वेश्चन में से फिर 10 क्वेश्चन तो वो कर ही लेगा। वो यहाँ बताने का मतलब नहीं है, मैं आपको यहाँ शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जो इफेक्टिव भी है, ठीक है, जो आप कम टाइम में 40 दिन में तैयार कर सको। ये नहीं कि कोई 6 महीने की स्ट्रेटजी बता दी है, भैया किताब लिए बैठे हैं ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो वो सब नहीं करना है। सॉलिड चीज़ बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आप अगर ट्रस्ट करें तो आप फॉलो करें, वरना आप ना करें। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं यार बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तैयारी करनी है या मुझे एकदम और ज़्यादा हिंदी में कमांड करनी है, तो फिर यार ये एक आदित्य की बुक आती है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत गलती इक्का दुक्का रहती है, लेकिन पढ़ सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज बेस तैयार हो जाता है तो जान जाओगे कि हाँ कहाँ पे क्या गलती आ रही है, उसको स्किप कर दो, बाकी कंटेंट अच्छा है। बाकी इसके अलावा और भी मार्केट में तमाम किताबें हैं यार, एक जैसे ये परीक्षा दृष्टि करके आती है, ठीक है, इसमें भी अच्छा दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक स्टैंडर्ड बुक लो, एक घटना चक्र की मोटी वाली लो और बस एक प्रीवियस ईयर पेपर लो, बस इतना करो। 50 में से 50 कहीं नहीं गया, आराम से लगा के आओगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बशर्ते कि आप कोई बचकाना गलती ना करो। ये आपको हिंदी का मैंने 50 नंबर का बता दिया है। कोई अगर हिंदी में डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सभी को रिप्लाई करने का विद इन टाइम प्रयास करता हूँ। और इसके बाद में बात करते हैं कि यार जीएस कैसे तैयार की जाए। जीएस में देखिए, जीएस में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये एक चीज़ है, यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि रीजनिंग और मैथ के बिल्कुल बेसिक 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे कोडिंग डिकोडिंग पूछ लेगा 2-3 नंबर की, या आपसे कोई रीजनिंग की जो ऑड एंड आउट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 3 चीज़ें एक सी दे देगा, एक कोई चीज़ डिफरेंट दे देगा, तो उस टाइप के इक्का दुक्का 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के नॉर्मल जनरल मेंटल एबिलिटी के दिए जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैथ की कोई सीरीज़ दे देगा, लिखा होगा 2, 5, 8, 12, 15, 20 ऐसे करके नंबर दिया होगा, पूछेगा कि इसमें आगे क्या आएगा, तो आपको फिल इन द ब्लैंक में करना होगा कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो करके ये चीज़ आगे इसमें नंबर आएगा। तो मतलब इस तरह की चीज़ है, वो आप पेपर देखोगे तो आप जान जाओगे। तो ये आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता जो है, इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो यूपीपीएससी का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग आती है, आपको मालूम है, जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं, जो भी 3-4-5 साल के मिले वो आप लगा जाइए, तो आप इसकी जो रीजनिंग आएगी 2-4-5 नंबर की वो आप कर ले जाएंगे। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर नाउ एंड यू हैव नो डाउट। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में बेहिचक। इसके अलावा बात करते हैं अगर करंट अफेयर्स की, तो यार करंट अफेयर्स का एकमात्र सोर्स बताऊंगा, उतना कर लो, निपट जाएगा। बाकी आपकी जो इच्छा हो वो कर सकते हो, कोई उसमें मतलब वो तो है नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम आप मान के चलो 25 जनवरी के आसपास हो रहा है या फरवरी के पहले हफ्ते में हो रहा है, तो जब एग्ज़ाम हो रहा है उसके पहले का 15 दिन छोड़ दो, 15 दिन क्या 10 दिन छोड़ दो, क्योंकि इसमें काफ़ी जल्दी एग्ज़ाम होता है, तो आपको थोड़ा मतलब बाद तक का पढ़ना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम जब हो रहा है उसके 1 हफ्ते पहले का छोड़ दो, और उसके 1 हफ्ते पहले का छोड़ के जो है 4 महीने का, 4 से 5 महीने का तैयार कर लो। बेसिकली आप ऐसा करो, अगर आपको सेफ रहना है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5 महीने आप तैयार कर लो। अगर 25 जनवरी के आसपास पेपर होता है तो 20 जनवरी तक का तैयार कर लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। और जो ज़्यादातर चीज़ें पढ़ना वो यार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पढ़ना। अक्टूबर, नवंबर एकदम चार्ट के एकदम याद कर लो, अच्छे से मेमोराइज कर लो, रिवाइज कर लो, किसी चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए। और दिसंबर का भी देख लो, दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट महीना चल रहा है, देख लो कोई भी अगर, और ज़्यादातर ट्राई करना कि जो 1 लाइनर चीज़ें होती हैं वो रटना, वो याद करना। यहाँ पे तुमको आपको यूपीएससी की तरह नहीं पढ़ना है कि आप पूरे एकदम आर्टिकल बड़े बड़े पढ़ रहे हैं, एकदम डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, नथिंग।
यू डोंट हैव टू डू दैट थिंग। आपको सिंपली जो वन लाइनर टाइप चीज़ें होती हैं, जैसे कोई सबमिट कहाँ हुई थी, कहीं पे कोई अगर कोई इवेंट हुई है पॉपुलर, तो वो क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसकी कोई अगर नई इवेंट अभी कहीं हुई है तो आपको पता होनी चाहिए। कोई अगर ब्रिक्स समिट है तो कहाँ हुई है, या अगर मान लीजिए वर्ल्ड सॉइल डे अगर सेलिब्रेट किया गया है, कहीं पे कॉमेमोरेट किया गया है तो आपको पता होना चाहिए। मतलब इस तरह से जो वन लाइनर टाइप चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई अगर चीज़ है तो वो अक्सर पूछी जाती है, आपने देखा होगा। तो करंट अफेयर्स आपको वन लाइनर टाइप की याद करनी है। कोई अगर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है कहीं, अगर कहीं पे कोई चेयरमैन कहीं का बदला गया है बहुत किसी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, तो मतलब इस टाइप की वन लाइनर चीज़ आपको तैयार होनी चाहिए। आई होप कि आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको करंट अफेयर्स में इस तरह से तैयारी करनी है, टू द पॉइंट तैयारी करनी है। और आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र ले लीजिए। घटना चक्र की जो मैगजीन आती है जो 1.5-2 महीने के गैप में आती है, वो आप हर महीने की जो मतलब जो गैप में आती रहती है वो आप लेके उससे निपटाइए, आपका हो जाएगा। घटना चक्र के अलावा अगर आप परीक्षा मंथन लेते हैं वो भी ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और मन है तो आप ले लीजिए, बस देख लीजिएगा कि उसमें गलतियाँ ना हो, ठीक है। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स का बता दिया। इसके अलावा बात करें अगर ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट की, जनसंख्या नगरीकरण की, सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या नगरीकरण की। तो यार जनसंख्या नगरीकरण के लिए जो परीक्षा वाणी की जो आती है एक पतली सी किताब, वो यार देख लो। वो आपको यूपीपीएससी आरओ के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, तो यार उसको थोड़ा सा देख लो, पढ़ लो, तो आपका जनसंख्या नगरीकरण का क्वेश्चन जो है वो निपट जाएंगे। यूपी स्पेशल के 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये विधानसभा का एग्जाम है। 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से आ सकते हैं। तो उसके लिए आप यूपी जो तथ्यसार आती है उससे आप पढ़ लेना, तो आपका सारा क्वेश्चन निकल जाएगा, जो भी 2-4-5 क्वेश्चन आएगा। और अगर आपके पास परीक्षा वाणी है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, दोनों में से कोई एक पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और आपको मतलब इस तरह से पढ़ना है कि थोड़ा यार देख के पढ़ना, मतलब बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें मत पढ़ना, बेसिक चीज़ पढ़ना, लेकिन अपनी डेप्थ बढ़ा, अपनी रीच बढ़ाओ। कि मतलब आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। अगर मिट्टियाँ पूछे जाएँ यूपी की तो मालूम होना चाहिए, अगर ज्योग्राफी पूछी जाए तो पता होना चाहिए, फॉरेस्ट पूछे जाए पता होना चाहिए, मेले कितने लगते हैं, फॉरेस्ट कितने उत्सव कितने लगते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे कौन सा पक्षी विहार है, कहाँ पे कौन सा वन्य जीव विहार है। मतलब आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि गोंडा में कौन सा है, कन्नौज में कौन सा है, लाख बहुशी कहाँ है, समझ रहे हैं। इस तरह से ये नहीं कि केवल एक चीज़ लेके बैठे हैं, एक टॉपिक 2 दिन उसी को पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है। अपना दिमाग की लिमिट को थोड़ा सा पुश करिए। तो यूपी का मैंने आपको बता दिया, जनसंख्या नगरीकरण मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स बता दिया, जनरल मेंटल एबिलिटी बता दिया। अब बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए एक सोर्स आपको बताऊंगा, उतना कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ना विश्वास हो, इस टाइप के, इस लेवल के स्टैंडर्ड के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा के देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ लूसेंट उठाइए, लूसेंट में जितने भी ज्योग्राफी के फैक्ट्स दिए गए हैं उनको रट डालिए बिल्कुल, मतलब आपकी टिप पे होना चाहिए। कोई अगर पूछे कि हाँ इन दो की कौन सी स्टेट कहाँ पे पाई जाती है तो पता होना चाहिए, कौन सी जो जलधारा है वो गर्म है पता होना चाहिए, ठंडी कौन सी है पता होना चाहिए। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप थोड़ा सा देख लीजिए कि मिडिल ईस्ट के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, वो जो आपका अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पे कौन कौन सी कंट्री जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। मतलब आपको मैपिंग से क्वेश्चन आने चाहिए। कर्क रेखा जो है आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, इक्वेटर के आसपास क्या कंडीशंस रहती हैं, कहाँ पे कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जो भी मेन फैक्ट्स हैं। कोई अगर पॉपुलर लेक है तो वो कहाँ पाई जाती है, विनीपेग लेक है वो कहाँ है, सुपीरियर झील कहाँ है, ठीक है ना। कोई अगर सबसे ऊंचा पहाड़ है किसी महाद्वीप का तो वो कहाँ पर है, माउंट कोशी उसको कहाँ पर है, किलीमंजारो पर्वत कहाँ पर है, आपकी एंडीज कहाँ पर है। इस टाइप से मतलब ज्योग्राफी के जो फैक्ट्स हैं जो एकदम टिप पे होने चाहिए वो सारे आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, उससे पढ़ लीजिए। उसके अलावा अरिहंत की किताब भी आती है, आप चाहें तो उससे पढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसी किताब जिसमें जनरल नॉलेज का स्टैटिक पोर्शन दिया हो उसको लेकर के याद कर लीजिए, उसको पढ़ जाइए। वन लाइनर जितने हैं, आपका ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सारे के सारा आप निकाल ले जाएंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के लिए यार घटना चक्र जो आती है इन्वायरमेंट की, उसके प्रीवियस ईयर वो जो दिया रहता है उसमें पूर्वावलोकन, उसके सारे क्वेश्चन यार कर ले जाओ। मतलब उसमें उसके जो ईयर वगैरह दिए होते हैं मेन की, जैसे पर्यावरण एक्ट है वो कब आया, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग अगर कोई एक्ट है तो कब आया, कोई अगर अथॉरिटी बनी है तो वो कब बनी है। बेसिकली घटना चक्र यार पढ़ ले जाओ। उसमें जो टाइगर रिजर्व वगैरह दिए गए हैं, जो झीलें दी हैं, इस टाइप की चीज़ें जितनी भी दी हैं वो आप पढ़ ले जाओ, तो आपका इन्वायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। एग्रीकल्चर के लिए क्या करें, तो एग्रीकल्चर के लिए यार आरओ की यूपीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं, 2-3 क्वेश्चन हर बारी लगभग आते हैं, तो यार वो प्रीवियस ईयर लगा ले जाओ, उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत जनरल पूछा जाता है, रबी क्रॉप हो गई, खरीफ क्रॉप हो गई, या कोई प्रजाति हो गई किसी फसल की, यही सब पूछा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए यार लूसेंट से भी पढ़ सकते हो, घटना चक्र से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे भी पढ़ सकते हो। पढ़ना क्या है, पढ़ना उसमें यह है कि जो भी संविधान का स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या संविधान के जो मेन आर्टिकल हैं,
या संविधान की जो सूचियाँ हैं, संविधान का जो स्रोत हैं कि मतलब हमारा जो संविधान बना है तो उसमें किस देश से कौन सी चीज़ ली गई है, ठीक है। प्रस्तावना बनाने के लिए हमने कहाँ से हेल्प ली, या हमने डीपीएसपी बनाने के लिए कहाँ से हेल्प ली, फंडामेंटल राइट्स बनाने के लिए हमने कहाँ से प्रेरणा ली। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिए कि संविधान के हमारे स्रोत क्या रहे हैं, जो हमारे एक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और डिफरेंट डिफरेंट एक्ट थे, तो वो एक्ट की क्या प्रोविजंस थे वो आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट एक्ट ही पूछ देता है, ठीक है। इसके अलावा संविधान में क्या क्या संशोधन हुए हैं, मेन जितने भी संशोधन है वो पता होना चाहिए। पंचायती राज है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर स्टेट रिलेशन है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन हो गया, ये थोड़ा पता होना चाहिए। गवर्नर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि किसकी क्या पावर होती है या कौन किसका अपॉइंटमेंट करता है, एटलीस्ट किस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कौन सी पावर दी गई है, ठीक है। 148 में क्या है, आपका 360 में क्या है, 370 में क्या है, तो इस टाइप से आपको आर्टिकल 280 में क्या है, तो मतलब इस टाइप से आपको मेन आर्टिकल जो है वो पता होने चाहिए। पॉलिटी का मैंने आई थिंक आपको बता ही दिया है, आप समझ ही गए हैं। इकॉनमी के लिए आप क्या करें, तो इकॉनमी के लिए यार जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप स्टैटिक पोर्शन के लिए आप दृष्टि की किताब देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। अगर आपके पास में परीक्षा वाली की किताब है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, उसमें भी समान रूप से व्याख्या दी गई है, अच्छे से बताया गया है। उतना भी नहीं करते हो तो यार ल्यूसेंट में जितना बेसिक फैक्ट दिए गए हैं उतना पढ़ लो, और बाकी करंट ओरिएंटेड पढ़ो, करंट से ही वो पूछेगा तो आपका निकल जाएगा। बाकी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इस समय कितना चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, बजट क्या होता है, बजट कितने टाइप के होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बेसिक यार स्ट्रक्चर देख लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो ये सब एक जनरल चीज़ें हैं। इतना तो यार मतलब आरओ का एग्जाम देने आप जा रहे हो तो इतना यार पता होना चाहिए, इतना प्लीज़ देख लो। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिस्ट्री, ये यार सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5-6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। हिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो ल्यूसेंट को पूरा रट मारो। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, जो भी जितना भी उसमें दिया है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो कोई किसी को उपाधि दी गई हो किसी महापुरुष को, या फिर आपका कोई अखबार हो जो बहुत पॉपुलर निकाला गया हो, या फिर वाइसरॉय हो, गवर्नर जनरल हो, हिस्ट्री जितनी ल्यूसेंट में दी है उतनी तो सबसे पहले रट लो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लो। इसके बाद अगर टाइम बचे तो घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है वो पढ़ लेना। इसके अलावा इससे बाहर का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अब बात आती है साइंस की, तो यार साइंस के लिए वैसे तो घटना चक्र की पूरा अवलोकन अगर पढ़ लोगे तो आराम से कर ले जाओगे, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। इसके अलावा अगर साइंस के लिए और पढ़ना है तो ल्यूसेंट की एक साइंस की अलग से किताब आती है, वो पढ़ सकते हो। अगर वो नहीं है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ल्यूसेंट के ये जनरल साइंस के लिए आप एक बुक आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पीडी जीके करके, ठीक है। स्पीडी जीके करके आती है, आप बुक स्टोर पे जाना, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 100 रुपये के आसपास आएगी। उसकी जनरल साइंस की बुक आती है अलग से, जनरल साइंस की, वो देख लेना। उसमें वन लाइनर दिए हैं और बहुत प्यारी बुक है वो, मतलब उसमें जनरल साइंस के वन लाइनर इतने ज़्यादा दिए हैं और इतना अच्छे से दिए हैं कि शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे। मतलब अगर जनरल साइंस के पूर्वावलोकन के बाद कोई क्वेश्चन साइंस का अगर बचेगा तो वो आपका उससे कवर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो ये मैंने आपको यार पूरा जितना भी था, जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने मेजर ये आपको पूरा मैंने बता दिया है। इतना अगर आप कर लोगे तो आपका नहीं रुकेगा। और इसके अलावा मैं आपको कुछ एक बुक है वो दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में डाउट ना रहे। ये आपकी ल्यूसेंट की बुक है, ये आपको मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए दिखाई है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपने थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी के बाद में ये ऑब्जेक्टिव लगा लो तो ल्यूसेंट एकदम आपका मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपके पास थ्योरी है तो थ्योरी पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, नहीं मत लेना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। इंग्लिश मीडियम के लिए ये ऐसी आती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उत्तर प्रदेश की तथ्यसार ये आती है, ये आपने देखी ही होगी, बहुत पॉपुलर किताब है। इसके अलावा RO ARO, ये जो बुक मैंने आपको दिखाई है घटना चक्र की, ये RO ARO के, इसमें UPPSC के जितने भी प्री मेंस के पेपर हैं वो सारे सॉल्व दिए गए हैं। तो अगर यार वो पढ़ ले तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आराम से जाओगे, 100 में से 90 प्लस लगा के आओगे। बाकी इसके अलावा ये है आपका, इसमें आपके UPPCS के प्री मेंस के पेपर सॉल्व्ड दिए गए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी 2 साल से मेंस जो है सब्जेक्टिव हो गया है, उसके पहले प्री आता था, वो ऑब्जेक्टिव आता था। तो जब ऑब्जेक्टिव आता था तो इसी से काम हो जाता था। तो इसमें सारे वो चीज़ कंपाइल करके दी गई है, अगर ये भी आप लगा लेते हो तो मतलब एकदम मतलब श्योर शॉट रहेगा।
तो आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा करे यार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं इसी तरह चिल्लाता रहता हूँ, इसी तरह मैं यूज़फुल कंटेंट लाता रहता हूँ। बाकी आप लोग वीडियो देखते हो तो आप लोग अपना जो भी आपको जैसा लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लगातार यार पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।